हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन की हम गिवन इंटरवल में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमें फंक्शन के नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि फंक्शन का ग्राफ उस गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या नॉन मोनोटोनिक है। तो ऑब्वियस ये बात, अगर फंक्शन का ग्राफ किसी भी इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? स्टार्टिंग पॉइंट पर। और ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पर आएगी? राइट एंड पॉइंट पर। इन केस अगर फंक्शन का ग्राफ किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी और लीस्ट वैल्यू जो है राइट एंड पॉइंट पर आएगी। और लास्ट वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर फंक्शन का ग्राफ किसी इंटरवल में नॉन मोनोटोनिक है लेकिन कंटिन्यूअस है तो ये एक स्पेशल केस होता है। इस केस में हम फंक्शन की वैल्यू हर एंड पॉइंट पर निकालेंगे और हर क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे और उनको कंपेयर करके हम उनकी रेंज पर कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस लेक्चर में अपन 1 बाय 1 सारी पॉइंट डिस्कस करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो 1 बाय 1 अपन केस ले लेते हैं। तो पहला केस अपना वही है कि अगर फंक्शन का ग्राफ इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो अगर फंक्शन का ग्राफ इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट। कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। इंटरवल मैंने ले लिया क्लोज इंटरवल a to b, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है? एफ ऑफ ए मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और एफ ऑफ बी ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये एफ ऑफ ए इज व्हाट? मिनिमम वैल्यू या फिर लीस्ट वैल्यू, और एफ ऑफ बी क्या बन जाएगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। ये कब बनेगा? जब फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग है। सेकंड केस मैंने ले लिया कि अगर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, समथिंग लाइक दैट। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है किसी भी गिवन इंटरवल में तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पर आएगी? स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो एफ ऑफ ए इस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जाएगी और एफ ऑफ बी क्या बन जाएगी? लीस्ट वैल्यू। यहाँ पर मिन वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर मैक्स वैल्यू मिलेगी, है ना। लेकिन अब हम थर्ड केस की बात कर रहे हैं जब ग्राफ इंटरवल में कैसा है? नॉन मोनोटोनिक है। नॉन मोनोटोनिक है और कंटिन्यूअस है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉइंट पर भी मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा हो जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। सपोज दैट कि मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बना लिया और यहाँ पर एक कॉर्नर बना दिया, है ना, और समथिंग लाइक दैट ऐसा कोई ग्राफ बनाया। इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। बच्चों सही है क्या? अच्छा, ये डी पॉइंट है, यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये वाले पॉइंट को मैंने ई बोल दिया है। तो बच्चों ऐसे केस में जहाँ पर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक बिहेवियर, मतलब इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो, और कुछ ऐसे भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं जहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस का, नॉन मोनोटोनिक वाले केस को मैं लिखा रहा हूँ इन दिस केस, या लिख देते हैं इफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक on closed interval AB but continuous in closed interval, मतलब मोनोटोनिक नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है ना। then in this case we find the value of function at each end point and critical point। बच्चों क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया क्या? क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो, है ना। तो हर एंड पॉइंट पे निकालेंगे और हर क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे, यानी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके जो पॉइंट आ रहे हैं उन पर भी फंक्शन की वैल्यू चाहिए, जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और एंड पॉइंट पे निकालेंगे, है ना। बाई कंपेयरिंग देयर वैल्यूज इन वैल्यूज को कंपेयर करके वी कैन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से थ्योरी समझ में आ गई होगी। पहला केस बिल्कुल बेसिक सा था, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिनिमम और राइट एंड पॉइंट पर मैक्सिमम, है ना। अगर सेकंड ग्राफ, अगर फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो स्टार्टिंग पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू, राइट एंड पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू। कॉमन सेंस की बात है।
थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा नोट करने वाला है कि अगर फंक्शन का बिहेवियर नॉन मोनोटोनिक है और कुछ ऐसे भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्राफ में जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, डेरिवेबल नहीं, यानी जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें हर एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए और फंक्शन में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट बच्चों कौन कौन से हो जाएंगे इस वाले ग्राफ में। क्रिटिकल पॉइंट मतलब डेरिवेटिव या तो 0 हो या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। एक्स इक्वल्स टू डी, सी और ई, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है। डी और ई पर डेरिवेटिव 0 है लेकिन सी पर डेरिवेटिव क्या है, डी एन ई। इन दोनों पर डी एन ई है और डी और ई पर एफ डैश की वैल्यू क्या आ रही, 0 है ना। तो ये सारे पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन निकाल लेंगे और कंपेयर करके बता देंगे कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है। तो थ्योरी बहुत थोड़ी सी थी, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना। इस फंक्शन का आपको गिवन इंटरवल में मैक्स मिन वैल्यू बतानी है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा इस फंक्शन का ग्राफ ये जो गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन मोनोटोनिक है। तो डेरिवेटिव निकालिए, एफ डैश एक्स आएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4। सही है बच्चों। अच्छा ये तो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव, लेकिन ये जो सेकंड फैक्टर है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 2, यानी 2 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही, एफ डैश एक्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स है ना। 2 के आगे साइन कैसा देगा, पॉजिटिव, 2 के पीछे साइन कैसा देगा, निगेटिव। तो इसका मतलब -5 से 2 में ग्राफ डिक्रीज करेगा और 2 के आगे ग्राफ इंक्रीज करेगा। फंक्शन कैसा हो गया, नॉन मोनोटोनिक, और 2 के आगे इसका क्रिटिकल पॉइंट, 2 इसका आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। तो ऐसे केस हम लोग क्या करते हैं, एंड पॉइंट पर वैल्यू f-5 निकालेंगे, f5 निकालेंगे। अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है इंटरवल में तो हर क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू चाहिए और एंड पॉइंट पर चाहिए। तो एक बार x को -5 पुट कर दीजिए, x को -5 पुट करेंगे तो 5 5 था 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 कितना होता है 45 प्लस 3 e की पावर 48 हो गया। चेक कर लेना, 25 प्लस 20, 45 प्लस 3 48, परफेक्ट। अच्छा f5 निकालें तो f5 निकालेंगे 25 माइनस 25 e की पावर 8 आ जाएगा। f2 निकाले, x को 2 पुट कर दीजिए, 2 टू द 4, 4 और 3 7, अब 4 और 3 7 माइनस 8 1/e। सही है बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है कि -5 से 2 तक फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है ना, और 2 के बाद इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपके पास e की पावर 48, ये क्या आ गई, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई, और 2 तक डिक्रीज किया था, यानी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। e की पावर 48 से ग्राफ डिक्रीज करेगा और यहाँ तक डिक्रीज किया, और जब इंक्रीज किया तो थोड़ा सा इंक्रीज किया है। सही है क्या। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा फंक्शन का। ये हो गया -5, यहाँ पर आ गया 2 और ये आ गया देखिए 5। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी, मिनिमम तो 2 पर आएगा, और मैक्सिमम के लिए में -5 और 5 में कंपेयर करना पड़ा, तो मैक्सिमम कहाँ पर आ गया, -5 पर, और ये लीस्ट वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, परफेक्ट है क्या। चलिए मूव करते हैं आगे। अच्छा ये कोई हमने परफेक्ट ग्राफ नहीं बनाया, हमने बस नेचर ऑब्जर्व किया इंक्रीज डिक्रीज को देखकर, है ना। ये मत सोचना कॉन्केविटी इस तरह की आएगी, वो कुछ भी हो सकती है अगर हम टेस्ट नहीं करते हैं तो। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया हुआ है यार, ये इंटीग्रल फॉर्म का फंक्शन है, और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई किसी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में है और उसकी लिमिट्स वेरिएबल हैं, तो इंटीग्रल साइन के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेबनीज रूल, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स निकाल लिया, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, अपर लिमिट का फंक्शन इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, यानी जहां भी अंदर टी दिख रहा है टी को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, 3 sin x प्लस 4 cos x। सही है बच्चों। इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस क्या था, लोअर लिमिट का फंक्शन इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, ये टी के प्लेस पर 5 पाई बाई 4 डालो। लिंक क्यों डालोगे, क्योंकि लोअर लिमिट कैसी है, कांस्टेंट है, तो बच्चों जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। रिपीट करता हूँ, लेबनीज रूल क्या था, पूरा पुराना वीडियो देखिएगा जहाँ मैंने समझाया था आपको। लेबनीज रूल होता है अपर लिमिट का फंक्शन, यानी कभी भी हम इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। रूल क्या है, अपर लिमिट का फंक्शन इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट का फंक्शन इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स मेरे पास आ चुका है 3 sin x प्लस 4 cos x। सही है बच्चों। अच्छा x पर यार ये जो इंटरवल दिया हुआ है 5 पाई बाई 4 होता है 225 डिग्री, 225 डिग्री, और 4 पाई बाई 3 होता है 240 डिग्री, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है।
और ASTC रूल से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होता है, तो इनका सम भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। अच्छा, एवरेज निगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का ग्राफ f(x) डिक्रीजेज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू 5π/4 से 4π/3। अगर फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव निगेटिव है, तो फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज करेगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पर देगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर। देयरफॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू बच्चों कहाँ पर आएगी, f π/4, है ना। अब थोड़ा अलर्ट रहना, f π/4 निकालना है तो बस x को सीधा क्या पुट कर दो, π/4। तो x को जब π/4 पुट करेंगे तो दोनों लिमिट ध्यान से देखिए सेम हो जाएंगी, और दोनों लिमिट सेम है तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो लीस्ट वैल्यू कहाँ पर आएगी, राइट हैंड पॉइंट पर आएगी। तो x को एक बार 4π/3 पुट कर दीजिए, तो x को 4π/3 पुट करेंगे, 5 कहाँ पुट करेंगे, ये जो पेरेंट डेफिनेशन दे रखी है f(x) की, 5π/4 से 4π/3 3 sin t प्लस 4 cos t dt, है ना। इंटीग्रेट कर लो, sin t का इंटीग्रल माइनस cos t और cos t का इंटीग्रल sin t। सही है बच्चों। अब यार ये वैल्यू डालनी है, और ये सब काम हमेशा की तरह से स्टूडेंट का होता है। मेरे पास आंसर अवेलेबल है तो मैं आपको आंसर अवेलेबल करा देता हूँ, घर पे आप चेक करिएगा। आंसर आएगा आपका 3/2 प्लस 1/√2 माइनस 2√3। चेक जरूर करिएगा, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, f(x) दे रखा है आपको 5π/3 से x। f(x) दे रखा है 5π/3 से x दे रखा है। सिक्स cos u माइनस 2 sin u du, और अब की बार इंटरवल जो दिया 5π/3, π/3 होता है 60 डिग्री, 60 इंटू 5 बच्चों क्या होगा 300, π/4 होता 45, 45 इंटू 6 यानी 90 इंटू 3 270, 270 प्लस 45 315, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता, साइन निगेटिव होता, तो मोनोटोनिक बिहेवियर टेस्ट करने के लिए बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, सिमिलर जो सभी करके आए थे। तो लेबनीज रूल लगाएंगे बच्चों। अपर लिमिट का फंक्शन 6 cos x माइनस 2 sin x इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो बना जाएगा, बाकी लोअर लिमिट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। सही है क्या। अब यार देखो कि अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव है और साइन निगेटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 300 से 315। अच्छा, साइन निगेटिव और निगेटिव पहले से ही साइन लगा हुआ है, तो इट मीन्स एवरेज x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 300 से 315, यानी इस पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज करेगा। देयरफॉर f(x) इंक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 5π/3 से 7π/4। अच्छा, अगर ग्राफ इंक्रीजिंग है तो लीस्ट वैल्यू कहाँ पर देगा, लीस्ट वैल्यू देगा स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो जैसे आप x को 5π/3 इक्वेशन 1 में डालोगे तो देखो यार दोनों लिमिट, ये वाली लिमिट दोनों लिमिट सेम हो जाएंगी। इक्वेशन 1 देखिए आप लोग, और आप जानते हो अगर दोनों लिमिट सेम हो तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, लेकिन तब होती है 0 जब ये वाला जो अंदर वाला फंक्शन है वो इस पॉइंट पर डिफाइंड हो। अब वो डिफाइंड है, साइन और कॉस हर जगह डिफाइंड होते हैं। तो लीस्ट वैल्यू 0 आ गई। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है तो वो कहाँ पर आएगी, राइट हैंड पॉइंट पर। फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग है तो x को 7π/4 पुट कर देंगे आप लोग, है ना। एक ऑर्डिनरी सा इंटीग्रल है ना। मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ यार ये सब सॉल्व वॉल्व तो कर ही लोगे। cos u का आ गया sin u, और sin u का माइनस cos u, और लिमिट लगा देना आराम से घर जाकर 5π/3 से 7π/4। आंसर इज अवेलेबल टू मी। अच्छा, ये जो आंसर है किसी स्टूडेंट को बोला हुआ है तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ रही है 3√3 माइनस 2√2 माइनस 1। ये आपको निकाल कर मतलब चेक कर लेनी, कंफर्म कर लेना है। मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम दे रखी है f(x) इक्वल टू cos 3x माइनस 15 cos x प्लस 8 और इंटरवल है π/3 से 3π/2। तो फिर से मैं चेक करूंगा यार ये बिहेवियर फंक्शन का इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो cos 3x का डेरिवेटिव sin 3x है ना,
और माइनस साइन 3x आएगा, 3x से फिर से करेंगे, -3 साइन 3x प्लस 15 साइन x, ठीक है ना। तो 15 साइन x -3 साइन 3x का फॉर्मूला डालो यार, क्या होता है 3 साइन x -4 साइन QX, सही है क्या। तो 3 साइन x मैंने कॉमन ले लिया, 3 साइन x कॉमन लिया, तो जस्ट अ मिनट थोड़ा सा सॉल्व अंदर कर लेते हैं। तो 15 साइन x -9 साइन x क्या आ जाएगा 6 साइन x, 6 साइन x प्लस 3 4 जा 12 साइन QX। तो आई थिंक एवरेज x इक्वल टू 6 साइन x, अगर मैं यहाँ से कॉमन उठा लूँ तो 1 + 2 साइन s पर x, सही है क्या। और ये क्वांटिटी कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। लेकिन यार अगर हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करें, जो दूसरा फैक्टर मुझे यहाँ पे 6 साइन x दिख रहा है ना, और ये इंटरवल जो दिख रहा है x कैसा है, वो 60 से 270 है, तो इसमें डुअल नेचर आ जाएगा 60 से 180 तक, क्यों फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, उसके आगे साइन निगेटिव हो जाता है। तो इस फैक्टर में डुअल रोल है, कुछ x पे ये पॉजिटिव है, कुछ x पे निगेटिव है, यानी फंक्शन का ग्राफ कैसा हो गया, नॉन मोनोटॉनिक हो गया। नॉन मोनोटॉनिक है तो अगर हम डेरिवेटिव को 0 करें तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, साइन x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड, एंड दैट क्रिटिकल पॉइंट इज पाई। सही है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो या फिर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। तो एफ डैश एक्स में तो हर जगह साइन आ रहा है, तो एफ डैश एक्स तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा, तो डेरिवेटिव मैंने 0 करके एक्स निकाल लिया। तो अब अपने पास 3 पॉइंट पिक्चर में दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है मेरे को π/3, मैं वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूँगा, पाई पर निकालना चाहूँगा, और 3π/2 पर। जैसा कि मैंने आपको थर्ड केस में बताया था कि अगर फंक्शन किसी इंटरवल में नॉन मोनोटॉनिक हो तो आपको क्या काम करना होता है, हर एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ती है और क्रिटिकल पॉइंट पर। तो x को π/3 पुट कर दीजिए, cos π/3 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1। अच्छा, cos 60 होता है हाफ, तो -15/2 प्लस 8 -15/2 मीन प्लस का हाफ माइनस का 1 माइनस हाफ, चेक करते रहिए। cos 3π हो गया -1 और cos π फिर से -1, तो प्लस 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होता है 23 -1 22, या 3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में cos की वैल्यू 0 होती है, पहला टर्म भी 0, दूसरा टर्म भी 0, तीसरा टर्म 8, तो फाइनली 8 आ गया। 22 सबसे बड़ा अमाउंट है, इसको मैं बोलूँगा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और माइनस आप सबसे छोटा अमाउंट है, ये लीस्ट वैल्यू है। तो फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर लेगा, π/3 पर लेगा, मैक्सिमम कहाँ पर लेगा, पाई पर लेगा। सही है बच्चों, तो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मूव करते हैं आगे। अब देखिए 2 नंबर में आपको ट्राइकोटोमी इस्टेब्लिश करना है, इनके बीच एक ऑर्डर रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि π/e और e पावर में कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन ये थोड़ा सा मर्सीफुल है, इन्होंने आपको एक हेल्पिंग फंक्शन दे दिया है कि आपसे बोला है गया है यू मे यूज दिस फंक्शन f(x) = x⁴1/x, यानी आप चाहो तो इस फंक्शन के मोनोटोनिक बिहेवियर को यूज कर सकते हो और इसकी हेल्प से भी बता सकते हो इन 2 नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है। चलिए तो पहले तो यार ये जो x⁴1/x फंक्शन है, इसके हम मोनोटोनिक बिहेवियर को टेस्ट करेंगे, इसका इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे। तो f(x⁴gx) वाला प्रोफाइल है वेरिएबल बेस्ड टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट। तो इसको डिफरेंशिएट बच्चों कभी भी करना हो तो यार हम लोग इसको e की पावर में लिखते थे। कैसे लिखते थे, e की पावर में कैसे लिखते थे, e⁴gx इंटू ln f(x), बेस का लॉग, बेस में जो नंबर बेस में x है तो ln x आएगा, और ये इधर चला गया। आप चाहो तो ये रूल माइंड में सेट रख सकते हो, f(x⁴gx) इस काइंड के किसी भी फंक्शन को e की पावर में लिखना हो, द रूल इज e⁴gx ln f(x), बेस का लॉग, है ना। ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप चेक करके देखिए। अगर हम gx को ऊपर ले जाए, पावर में ले जाएं, तो e ये वाला बेस और लॉग का बेस मैच कर जाएगा, तो सीधा f(x)/gx आ जाएगा। यानी कभी भी 2 की पावर 5 को लिखना हो तो हम लिखते e की पावर 5 ln 2। लॉग किसका लेते हैं, बेस का लॉग लेते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब यार मेरे पास फंक्शन आ गया e⁴ ln x/x। अब मुझे इस फंक्शन के मोनोटोनिक बिहेवियर को टेस्ट करना है, इसका इंक्रीज डिक्रीज समझना है। तो डेरिवेटिव निकाल लिया, तो e पावर f(x) का डेरिवेटिव e⁴f(x), और अंदर आप क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल। चलिए कोशेंट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। x कैंसिल कर दिया,
तो एफ डैश एक्स आ गया ई टू द पावर एल एन एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब यार मेरे को इसका इंक्रीज डिक्रीज देखना है, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव करता हूँ, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ या फिर मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो इसका मतलब हुआ ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस एल एन एक्स इक्वस टू 0, दैट इज एल एन एक्स इक्वस टू क्या आ जाएगा, एल एन एक्स इक्वस टू 1, दैट इज एक्स इक्वस टू ई आ गया, है ना। अच्छा, जब अपन ई के आगे चले जाएंगे तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, इस डिफरेंस का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ई पर तो डेरिवेटिव 0 है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द साइन ऑफ द डेरिवेटिव। ई पर डेरिवेटिव 0 है, ई के आगे डेरिवेटिव का साइन कैसा है, नेगेटिव, और ई से पहले डेरिवेटिव का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी -0 से ई तक फंक्शन का नेचर होगा इंक्रीजिंग और ई के बाद नेचर कैसा होगा, डिक्रीजिंग। तो ई पर क्या दे देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, यानी सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की कहाँ पर आएगी, ई पर, क्योंकि -∞ से ई तक लगातार इंक्रीज करेगा ग्राफ और ई के बाद लगातार डिक्रीज करेगा, तो ई पर क्या दे देगा, मैक्सिमा। अच्छा, अगर ई पर फंक्शन मैक्सिमम है तो अगर हम ई के जस्ट पीछे कोई एक्स लें या ई के आगे कोई भी एक्स लें, ई के पीछे कोई एक्स लें या फिर ई के आगे एक्स लें, तो वहाँ पर जो हाइट आएगी एक्स पर, वो हाइट ई वाली हाइट से कम होगी, है ना। तो पहले तो एक पॉइंट लिख देते हैं, देयरफॉर एफ एक्स मैक्स बच्चों के आगे एफ ऑफ ई, तो एफ ऑफ ई मैक्सिमम आ गया, यानी ई टू द पावर 1 बाई, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर मेरे को पता लग चुकी है, तो क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, देयरफॉर एफ एक्स लेस देन ई टू द पावर 1 बाई ई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू ई यूनियन ई टू इन्फिनिटी। बच्चों ये लाइन अच्छे से समझिए, अगर ई पर सबसे बड़ी हाइट आ रही है, मैक्सिमम हाइट आ रही है, तो 0 से ई के बीच में मैं कोई भी एक्स लूँ, कहीं पर भी ले लूँ, या ई से आगे कोई भी एक्स ले लूँ और वहाँ पर हाइट निकालूँ, तो वो वाली हाइट ई वाली हाइट से हमेशा छोटी होगी। सही लिख रहा हूँ क्या। तो मेरे को कंपेयर किन नंबर में करना था, पाई पावर ई और ई पावर पाई, यानी पाई को पिक्चर में इंट्रोड्यूस करना था, ये वाला सीन पिक्चर में क्रिएट कराना था, ई पावर पाई और पाई पावर ई। तो इस सीन को क्रिएट कराने के लिए मैंने एक्स को पाई पुट कर दिया, तो एफ ऑफ पाई बच्चों क्या बन जाएगा, पाई टू द पावर 1 बाई पाई लेस देन ई की पावर 1 बाई ई, है ना। पावर को इंटरचेंज कर देते हैं, 1 अपॉन पाई जब राइट साइड में जाएगा तो पाई बन जाएगा, 1 अपॉन ई जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ई बन जाएगा, तो पाई टू द पावर ई लेस देन ई पावर पाई, यानी ई पावर पाई बड़ा है, पाई पावर ई छोटा है। सही है बच्चों, चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एक्स टू द पावर एक्स। तो यार ये भी वही सीन है, वेरिएबल बेस टू द वेरिएबल एक्सपोनेंट, बेस में भी एक्स का फंक्शन है, पावर में भी एक्स का फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको हम ई की पावर में लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ई की पावर एक्स एल एन एक्स, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसका मोनोटॉनिक बिहेवियर टेस्ट करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एफ एक्स इंटू, अब क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, तो x इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू 1, सही है क्या। तो x कैंसिल हो गया, e पर x इंटू एल एन एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, ये आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स ऐसा है तो एफ डैश एक्स का इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूँ, एफ डैश एक्स को 0 करूँगा तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एल एन एक्स की वैल्यू आएगी -1, एल एन एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -1, तो एक्स क्या आ गया 1 बाई ई, तो 1 बाई ई पे डेरिवेटिव 0 होगा, और 1 बाई ई से आगे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन देगा। आप एक्स को ई पुट कर दीजिए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है, तो 1 बाई ई के आगे साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, और 1 बाई ई के पीछे यानी 0 से 1 बाई ई तक क्या आएगा, साइन निगेटिव आएगा। अच्छा, 0 से 1 बाई ई तक अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो 0 से 1 बाई ई के बीच में ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग, और इसके आगे ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। सही है बच्चों, तो इसका मतलब ये कौन सा 1 बाई ई कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। तो लिख देंगे इस कंक्लूजन के बाद, देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 1 बाई ई। सही है बच्चों,
तो यहाँ पर हम लोग मोनोटोनिसिटी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग मोनोटोनिसिटी के साथ साथ फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को भी रिलेट करते चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन दोनों टॉपिक में मैच कर जाती है, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम, मिनिमा। तो दोनों टॉपिक लगभग आपको सिमिलर से लगेंगे, बस माइनर से चेंजेस रहेंगे, है ना। तो दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 1/e, देयरफॉर एफ एक्स मिन आ जाएगा, एक्स को 1/e पुट कर दीजिए, 1/e टू द पावर 1/e, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई, 1/e टू द पावर 1/e। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ पी एक्स माइनस क्यू प्लस आर मॉड एक्स, एक्स दे रखा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू ओनली एट वन पॉइंट। एक फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ पी एक्स माइनस क्यू प्लस आर मॉड एक्स, और आपसे बोला गया है कि यार ये फंक्शन, मैं चाहता हूँ ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ले। समझ गया क्या? एक सिंपल प्रॉब्लम है, डबल मॉड प्रॉब्लम है, क्लास 11 के छोटे छोटे बच्चे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डबल मॉड प्रॉब्लम, है ना। तो स्टार्टिंग ही क्लास 11 में यहीं से होती है। तो ऐसा सच इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अपन सिंपल जैसे मॉड ब्रेकिंग करते थे उस तरह से अपन चलेंगे, केसेस बनाएंगे, नंबर लाइन का पार्टीशन करेंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ यार कि पी और क्यू, आप कुछ पी क्यू आर को कुछ इस तरह से डिसाइड करो जिससे ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर आए। अगर एक ही पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस कैन बी क्यू इंटू पी माइनस आर, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों पहले वाले मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्यू बाई पी, है ना, और दूसरे मोड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, और पी क्यू आर कैसे नंबर है, पॉजिटिव। तो 0 पहले आएगा, क्यू बाई पी बाद में आएगा। तो नंबर लाइन पे 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 3 पार्ट बन गए। पहला माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा 0 से क्यू बाई पी, तीसरा क्यू बाई पी से इन्फिनिटी। तो 1 बाई 1 हम केस बना लेते हैं। पहला, अगर इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, अगर हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में चल रहे हैं, है ना, तो जो इक्वेशन फंक्शन गिवन था उसको मैंने 1 बोल दिया। अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 0 चल रहे हैं तो यानी हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में हैं। तो दोनों के लेफ्ट में, तो दोनों मोड किससे ओपन हो जाएंगे, निगेटिव साइन से। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, दोनों को निगेटिव से ओपन कर दो, एफ एक्स इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स। सही है बच्चों? अच्छा, एफ एक्स ऐसा है तो मेरे को नीचे ऑब्जर्व करना था, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पी प्लस आर, ये आ जाएगा। अच्छा, एफ डैश एक्स माइनस ऑफ पी प्लस आर, और पी क्यू आर सारे पॉजिटिव नंबर है, तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा हो गया, निगेटिव। अच्छा, एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव है, इसका मतलब है कि एफ एक्स का ग्राफ डिक्रीज करे, एफ एक्स डिक्रीजेस फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है बच्चों? केस सेकेंड। अब बात करते हैं 0 से क्यू बाई पी की। 0 को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, चॉइस आपकी है, कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी छोड़ दो। अगर x जो है 0 से क्यू बाई पी के बीच में है, 0 से क्यू बाई पी के बीच में है, तो 0 से क्यू बाई पी के बीच में, तो 0 के तो राइट में पहुँच गए, तो 0 वाला मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा, और क्यू बाई पी के लेफ्ट में पीछे है क्यू बाई पी के, है ना। तो हम लोग इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो 0 के तो राइट में जा चुके हैं, तो 0 से आगे निकल गए, तो 0 वाला मॉड पॉजिटिव, लेकिन क्यू बाई पी के अभी पीछे हैं, तो क्यू बाई पी वाला मॉड निगेटिव से ओपन होगा। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज एफ एक्स की इक्विवेलेंट डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर मॉड हटाने के बाद ये वाला पहला वाला मॉड निगेटिव से ओपन हो गया, क्यू माइनस पी एक्स, और दूसरा वाला पॉजिटिव से प्लस आर एक्स, है ना। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर माइनस पी आ गई। एफ डैश एक्स की वैल्यू बच्चों कैसे आ गई, अब आर माइनस पी। तो यार एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होना, निगेटिव होना, या एफ डैश एक्स 0 होना, ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ करता आर और पी पर, क्यू का इस पिक्चर में कोई रोल नहीं है। तो मैं यहाँ पर 3 केस बनाना चाहूँगा। देयरफॉर एफ एक्स की बात करूँ, पहला केस मैंने बनाया इफ़ आर ग्रेटर देन पी। अगर आर पी से बड़ा है तो बच्चों यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा, यानी एफ एक्स अगर आप कैसा होगा, इंक्रीजिंग थ्रू आउट द इंटरवल। इफ़ आर इक्वल्स टू पी, अगर आर और पी सेम आ जाए तो एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, है ना। डेरिवेटिव 0 होने वाला फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। तीसरा केस ले लिया आर लेस देन पी, आर अगर पी से छोटा, तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, निगेटिव, निगेटिव का मतलब एफ एक्स कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना बच्चों।
तो सेकंड केस में 3 इंटरनल केस बनेंगे। आर पी से बड़ा है तो इंक्रीज करेगा, आर पी के बराबर है तो सेकंड इंटरवल फंक्शन कांस्टेंट आएगा, और आर पी से छोटा है तो फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज करेगा। चलिए मूव करते हैं लास्ट केस की तरफ। केस थर्ड, इफ x बिलोंग्स टू q बाई पी से इन्फिनिटी। तो अब अगर x q बाई पी से इन्फिनिटी यानी हम राइट मोस्ट पार्ट में ट्रेवल करें, q बाई पी के भी आगे निकल गए, तो इसका मतलब हर क्रिटिकल पॉइंट से आगे हैं, तो दोनों मोड इस केस में किससे ओपन होंगे? पॉजिटिव साइन से ओपन हो जाएंगे दोनों मोड, ठीक है ना। तो दोनों मोड को पॉजिटिव साइन से ओपन कर लिया मैंने। एफ एक्स क्या आ जाएगा? पी एक्स माइनस क्यू प्लस आर एक्स, सही है बच्चों। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा? पी प्लस आर, पी और आर दोनों पॉजिटिव थे तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव हो गया, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यानी एफ एक्स अगर आप इंक्रीज करेगा, एफ एक्स इंक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू क्यू बाई पी से इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम पॉसिबल ग्राफ बना लेते हैं। तो सेकंड केस में हमने क्या किया था, जो केस सेकंड बनाया था उसमें बीच में हमने 3 केस बनाए थे, आप देखिए ध्यान से। एक्चुअली फर्स्ट केस में फंक्शन का एक यूनिफॉर्म बिहेवियर है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट केस देखिए ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी में ग्राफ डिक्रीज करेगा, पी क्यू आर आप कुछ भी लो। थर्ड केस देखो, थर्ड केस कैसा है कि क्यू बाई पी से इन्फिनिटी में ग्राफ इंक्रीज करेगा, पी क्यू आर आप कुछ भी लो। तो फर्स्ट केस और थर्ड केस में फंक्शन का बिहेवियर बिल्कुल सेट है कि पहले केस में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, थर्ड केस में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। जो भी फाइट आ रही है वो हाइट देखो कहाँ पर आ रही है बच्चों? सेकंड केस में आ रही है। इस फंक्शन में ट्रिपल बिहेवियर है, 3 डिफरेंट बिहेवियर है। आर पी से बड़ा लोगे तो इंक्रीज कर जाएगा, आर पी से छोटा लोगे डिक्रीज कर जाएगा, आर और पी इक्वल ले लोगे तो फंक्शन इस सेकेंड इंटरवल में कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, है ना। तो जो इसका ट्रिपल बिहेवियर है उस बेसिस पर हम बात करेंगे आंसर क्या क्या हो सकता है। तो 3 पॉसिबल ग्राफ बनाएंगे। पहला ग्राफ बना लिया मैंने। पहला ग्राफ कौन सा बनाया अपन? आर ग्रेटर देन पी। सेकेंड ग्राफ ले लिया मैंने आर इक्वल टू पी पर, और थर्ड ग्राफ बना लेंगे हम आर लेस देन पी। सही है बच्चों। अब देखो यार, माइनस इन्फिनिटी से 0 में फंक्शन का नेचर कैसा था? डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। अच्छा, जब आर पी से बड़ा, तो सेकंड केस चेक करो, आर पी से बड़ा है तो सेकंड इंटरवल में फंक्शन का नेचर कैसा आ जाएगा? इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन इंक्रीज कर गया सेकंड इंटरवल में। अच्छा, अब क्यू बाई थर्ड में के बाद तो फंक्शन इंक्रीज कर ही रहा है। ये ग्राफ आ गया कब? जब आर पी से बड़ा है। सही है क्या? सेकेंड ग्राफ देखिए, जब आर और पी बराबर है तो पहले इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज करेगा 0 से पहले तक। 0 आर और पी इक्वल आएंगे तो देखिए पीछे यहाँ पर फंक्शन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फंक्शन कैसे चलेगा? एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह चलेगा, और क्यू बाई पी के आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो ऐसे डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। थर्ड केस देख लीजिए, आर जब पी से छोटा है तो पहले इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, है ना। लेकिन जब आर पी से छोटा है तो देखिए यहाँ पर फंक्शन इस इंटरवल में भी डिक्रीज कर रहा है। तो पहले तो डिक्रीजिंग था ही था, तो अब एक डिफरेंट रेट से डिक्रीज करेगा, है ना। लेकिन क्यू बाई पी के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो तीनों पॉसिबल ग्राफ हमने यहाँ पर बना दिए, ड्रॉ कर दिए। आपको चेक करना है इन 3 में से कौन कौन से ग्राफ अपने क्वेश्चन का आंसर हैं। तो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम में डिमांड ये थी, मैं ये चाहता हूँ ये जो फंक्शन एफ एक्स डिज़ाइन किया हुआ है, ये फंक्शन जो है अपनी मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर ले, एक ही पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब देखिए पहले वाले ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर आ रही है? 0 पर आ रही है, तो एक ही पॉइंट 0 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है ना। सेकेंड केस में देखो यार कि 0 पर मिनिमम है, क्यू बाई पी पर मिनिमम है। इवन 0 से क्यू बाई पी के बीच जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आ रही है। और 0 से क्यू बाई पी के बीच कैसे पॉइंट है? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो सेकेंड केस में ये जो मिनिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट पॉइंट पर अचीव हो रही है, वो एक पॉइंट पर अचीव नहीं हो रही है। तो दिस केस इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, फर्स्ट केस इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये आंसर है, इसको टिक करेंगे। थर्ड केस की बात करें तो पहले 0 तक डिक्रीज किया, फिर आगे और डिक्रीज किया। मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है? क्यू बाई पी पर आ रही है, ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग फाइनली अपने कंक्लूजन पॉइंट की बात करें
तो फंक्शन को अगर हम चाहते एक ही पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू ले तो या तो आर पी से बड़ा हो या फिर आर पी से छोटा हो, क्या ना हो आर इक्वल टू पी, ये होल्ड नहीं करना चाहिए। आर और पी दोनों सेम अगर हो गए तो पूरा फंक्शन एक इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन की तरह वर्क करेगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होगी। अब मैंने पूछा क्या था आपसे, मैंने पूछा था आपसे कि ओनली देन क्यू इंटू पी माइनस आर कैन बी, ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो पी माइनस आर ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन क्यू कैसा है, क्यू पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें आपने देखा भी होगा यहाँ पर जो फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही है इसमें क्यू का कोई रोल नहीं है, केवल केस आर और पी पर बन रहा है। तो क्यू तो पॉजिटिव बना ही रहेगा, पी माइनस आर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये क्यू कोई भी पॉजिटिव ना हो तो ये 2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं होगा। आ रही बात बच्चों समझ में, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, है ना, और अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम हम इसी पार्ट की डिस्कस करेंगे। और उसमें कुछ मोनोटोनिसिटी की प्रॉब्लम थी, बची हुई थी, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था तो मैंने यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट कर ली है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम बची है उनको भी कवर करेंगे और इसमें भी कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर